तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके सामने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर दो सब्सक्राइब, उसके बाद कर दो वीडियो को लाइक अभी जल्दी से, और साथ में टन घंटी बजा दो जिससे कि आप तक सारी वीडियो हमारी पहुंच जाएं एक साथ तेजी के साथ। बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और आज का सेशन 81 क्वेश्चन से शुरू होगा। 20 क्वेश्चन हमने लगभग कल कवर किए थे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या मचाता है धमाल। एक विद्यार्थी ने एक मिश्रित भिन्न को इस प्रकार भिन्न में परिवर्तित किया कि 7 सही 3/14, यह 7 सही 3/14, 3/4 ये बटा है, 7 सही 3/4 बराबर 14 ऐसे लिखा है। उसने ऐसे लिखा है, याद रखना सवाल क्या है। एक विद्यार्थी ने एक मिश्रित भिन्न जो थी 7 सही 3/4 उसको भिन्न में परिवर्तित किया इस तरह से कि 7 सही 3/4 इज इक्वल टू 14/4। ओके, तो इसका कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है। इसका रीजन क्या हो सकता है। पहला रीजन, विद्यार्थी ने लापरवाही से 7, 4 और 3 को जोड़ दिया और भिन्न को 14/4 के रूप में लिख दिया। ऑप्शन नंबर 2, वह मिश्रित संख्या में 7 के मान को नहीं समझता। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी को संख्याओं की बिल्कुल समझ नहीं है। या 4, विद्यार्थी को मिश्रित संख्या को एक भिन्न में परिवर्तित करने का ज्ञान नहीं है। तो आपका जवाब क्या मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो डी सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुझे लग रहा है आपका कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली आंसर डी होगा। ओके, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपने दिया। बाकी सब लोग क्या देखते हैं, जवाब देते हैं मुझे तेजी के साथ। ए, बी, सी, डी में से आप लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सारे जवाब आपके बहुत अच्छे से होंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोगों के जवाब हमें मिलते रहेंगे तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा सवालों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल सबको समझ में आ गया ना, कोई ऐसा मेरे साथी। बहुत बढ़िया, तो देखो सब समझने की कोशिश करना। हम जनरली इसको लगा देते हैं कि 7, 4, 11 और 3, 14/4। तो ये हमसे गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि बालक की गलती का कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ऐसे तो बालक ने उत्तर लिखा है, ऐसे तो बच्चे ने उत्तर लिखा है, आपको बताना तो गलती का कारण क्या हो सकता है। कारण क्या है कि विद्यार्थी को मिश्रित संख्याओं को एक भिन्न में परिवर्तित करने का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है, उसने वही कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित सभी जोड़ और घटा के प्रश्न करने में योग्य है, लेकिन वह प्राय जोड़ करते समय में हासिल करने को जोड़ना और घटा करते समय उधार ली गई संख्या को अंक को घटाना भूल जाता है। इस गलती को दूर करने की सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या है। तो बताना है जवाब। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। प्रणाम, कैसे हैं आनंद। वेलकम वेलकम वेलकम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। सर जी हम सीटेट में फेल करेंगे। किसको फेल करोगे। सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, तो देखते हैं। ललित सभी जोड़ और घटा के प्रश्नों को करने के योग्य, यानी वो जोड़ भी सकता है वो घटा भी सकता है, लेकिन वह प्राय जोड़ करते समय हासिल लगाना भूल जाता है और घटा करते समय हमेशा बोरो लेना भूल जाता है। कैसे, एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा 13 में 18 जोड़ो, तो 8, 3, 11 का 1 का हासिल लगा, 1 और 1 2, इसको भूल जाता है जोड़ना। एक गलती तो ये करता है। दूसरा क्या करता है, आपने कहा 21 में से 18 घटाओ, तो वो यहां से कैरी लेना भूल जाता है, 8 में से 1 घटा देता है। ये प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। तो सबसे पहले सवाल को समझो, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम आपको पता लगी। तो पहला क्या है, ललित को उसके द्वारा की गई प्रत्येक गलती के लिए दंड देना चाहिए। भाई दंड क्यों दोगे, एनसीएफ तो मना करता है ना कि जो दंड देना अपराध है, दंड नहीं दे सकते आप। मानसिक रूप से भी ज्यादा दंड नहीं दे सकते, फिजिकल रूप तो बहुत ही अलग है। तो ये तो गलत हुआ। प्रत्येक सही उत्तर के लिए ललित को पुरस्कार देना बिल्कुल गलत। अगर आप हर किसी चीज के लिए बच्चे को पुरस्कार देना शुरू कर दोगे तो वो क्या हो, लालची आदत का बन जाएगा, उसे हैबिट हो जाएगी कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा, मुझे टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। और इस तरह की आदत बच्चे के अंदर गलती का जन्म करती हैं, गलत अवधारणाओं को जन्म देती हैं। हासिल जोड़ने पर उधार दिए गए अंक का अभ्यास करने के लिए ललित को एक लंबी वर्कशीट देना, या फिर ललित को हासिल को जोड़ने और अंक को उधार लेते समय सावधानी रखने के लिए कहना और सुनिश्चित करने के लिए कहना कि जांच करना कि उत्तर सही है। एकदम बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर डी। वर्कशीट नहीं देंगे लंबी, वो भी लंबी वर्कशीट क्यों दोगे। ये लंबा वर्ड तो वैसे भी गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो लर्निंग विदाउट बर्डन लिखा है ना,
कि आपको बिना बोझ के शिक्षा करनी है। एनसीएफ 2005 यही कहता है ना, बिना बोझ की शिक्षा। इस बार नहीं होंगे सुभाष जी, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे। सीटेट का एग्जाम इतना नहीं है कि आपको हुआ है आपको आईएएस बनना है, आईएएस या पीसीएस का एग्जाम निकालना इजी होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपका नाम इतना देखकर मोटिवेशन देता है, तो आप किसे डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप होंगे पास। आगे बढ़ते हैं। एक और बात, रमेश भाग की समस्याओं को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए 4 भाग करना सिखाने के लिए उसका अध्यापक उसे एक समय पर 4 कंचे निकालने और यह देखने के लिए कहता है कि सभी कंचों को विभाजित करने के लिए उसे कितनी बार ऐसा करना पड़ा। उसने एक गतिविधि को अन्य संख्याओं के साथ दोहराया और उसे अवधारणा समझ में आ गई। रमेश एक दृश्यात्मक अधिगम करता है, उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। वह सुनकर सीखने वाला अधिगम करता है, वह एक गत्यात्मक अधिगम करता है। अगर मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो यू जस्ट लिसन इंग्लिश ऑल्सो। Ramesh is not able to understand the problem of the problem. So, to teach class 4 division, his teacher asked him to draw 4 marbles at a time and to see how many times had to do this to divide all marbles. He repeated an activity with other numbers and he understood the concept. Ramesh is which types of student? Is a binary, that is the visual student. He needs personal attention. D option मिल रहा है. He is learning learner by listening and he is a dynamic learner. तो यहाँ पर जो ये दृश्यात्मक लिखा है, गत्यात्मक, मतलब वो डायनामिक लर्नर है। क्या कहते हैं, वो डायनामिक लर्नर है। डायनामिक लर्नर तो बहुत होता है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी चीज सीख जाता है, तो उसे तो आता ही नहीं है, समस्याओं को समझ ही नहीं रहा, वो डायनेमिक कैसे हो जाएगा। डायनेमिक का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एबल टू लर्न, एबल टू अंडरस्टैंड इन एवरी सिचुएशन। तो ये तो गलत हो गया ना, ऐसे कैसे कर दोगे सक्षम है। अगर वो सक्षम नहीं है तो आप उसको डायनेमिक कैसे कह सकते हो, आप वर्ड को गलत पढ़ लेते हो। गत्यात्मक को आप कैसे, मैं बताता हूं आपने गलती क्यों की, उसका रीजन मैं बता देता हूं। आपने इस गत्यात्मक को गति संवेदी या फिर आपने इसको गति परक, बच्चा समझ लिया है। गति संवेदी और गति परक को इंग्लिश में काइनेस्थेटिक बोलते हैं। तो ये काइनेस्थेटिक स्टूडेंट तो हो सकता है क्योंकि वो चीजों को मूर्त रूप से समझ रहा है। सुभाष जी मेरा नाम है, डॉक्टर ललित। ओके, तो ये इस चीजों को समझने की कोशिश करता है। ओके, बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। तो ये बच्चा गत्यात्मक नहीं है, गत्यात्मक डायनामिक लर्नर होता है। कहना ओ वाओ योर पर्सनालिटी इज टू डायनामिक, कहते ना अरे वाह बड़ी डायनामाइट है, मतलब डायनामिक मीन्स एकदम खतरनाक वाला। ओके, हाँ, तो डायनामिक नहीं है वो बच्चा, वो क्या है, गति संवेदी गति परक बच्चा हो सकता है। ओके, तो समझो क्वेश्चन करने की। तो क्या मतलब क्या है, उस बालक को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है जो कि उसके मास्टर जी ने उसको दिया। सवाल की फीलिंग को समझो, जो कि उसके मास्टर जी ने उसे दिया। प्रॉब्लम क्या थी, रमेश को भाग की समस्या समझ में नहीं आ रही, तो उसके मास्टर ने क्या काम, उसको सिखाने के लिए, भाग सिखाने के लिए उसके अध्यापक उसे एक समय पर 4 कंचे दिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे मास्टर ने कंचे का काम दिए। उसने कहा ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंचे दिए और बोला 4 का भाग कर दे बेटा। तो क्या किया उसने 4 के ग्रुप में कंचे निकाले, बोले 4 का ग्रुप कर। तो उसने 4 कंचे यहां से निकाले एक बार, 2 और 2 4 ये हो गए 2 बार, 3 और 1 4 ये हो गया है ना 3 बार, ये बच गए। तो यानी उसने कहा इस कंचों में से निकालने के बाद आपने 3 बार 4 निकाले, बस यही भाग है। जितनी बार आपने निकाले ये इसका भागफल उत्तर है, और जो शेष जो नहीं आए इस ग्रुप में वो उसका शेष है। तो बच्चे को सिखा दिया। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे ने पर्सनल अटेंशन की आवश्यकता हुई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ रही है, कभी हमारे यहाँ भी आना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार देने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई भाई।
नहीं नहीं नहीं, धापू डी कैसे बता देंगे, वो गति संवेदी लिखा था। धापू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड, नॉट गत्यात्मक, इट इज गति संवेदी। वो गति परक होगा या गति संवेदी बच्चा होगा तो मैंने लगाया होगा, क्योंकि जो बालक मार्बल मन का चीजों को छू कर पढ़ना पसंद करते हैं उन बालक को गति संवेदी या गति परक बच्चा कहते हैं। गत्यात्मक बच्चा इज डायनामिक और गति संवेदी बच्चा काइनेस्थेटिक। इज इट क्लियर? हाँ ओके, हाँ दैट इज द डिफरेंस। तो वर्ड्स पर प्रॉब्लम बदल जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नया सवाल आपकी तरफ बढ़ता हुआ नन्हे नन्हे कदमों से, संभालिएगा छूट ना जाए। एक अध्यापक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उनके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पेड़, उनके लाभों और उनकी कुल संख्या का पता लगाने का काम देती हैं। अच्छा, अगर सवाल आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना भाई। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, बेहतरीन लग रहे हो, कि हाँ भी क्वेश्चन आपके लिए न्यू है और सच में लगता है कि उस लेवल के हैं जिस लेवल के सवाल होने चाहिए, तो लाइक जरूर बनता है। तो कुल संख्या का पता लगाने का काम देती है। उसने गिनने के लिए एक मिलान चिन्ह लगाने और इसका एक सुंदर चार्ट बनाने के लिए कहा। पुस्तक में इस तरह की गतिविधि को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, थैंक यू वेरी मच। एक, विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ संप्रेषण करने और अधिगम का आनंद उठाने में सहायता करना, गणितीय अवधारणाओं और वास्तविक जीवन के बीच संबंध स्थापित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को परियोजना उपागम के माध्यम से पढ़ाना या विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को बढ़ाना। सवाल है ओके, बी ऑप्शन दिया। ओके, बहुत बढ़िया। सवाल है, ए टीचर ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट इन टीचर्स their school deals with different types of trees, their benefits and their total numbers. He asked for a matching mark to be counted and to make a beautiful chart of it. What is the main purpose of this giving activity in the book? The joy of students communicating and learning with each other to help life, helping students to make connection between mathematical concept and real life, teaching students through project approach, or to increase students reasoning ability. तो what will be your answer? ओके, टिकटॉक घड़ी की सुन चलती हुई यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आप लोगों बिल्कुल चूज किया होगा और आपने पक्का लगाया होगा ऑप्शन बी, क्योंकि गणितीय अवधारणाओं और उनको वास्तविक जीवन से बीच के संबंध को जोड़ने के लिए एनसीएफ कहता है। और ये एकदम गलत जवाब है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। एनसीएफ ये कहता है वो एकदम सही बात है। एनसीएफ कहता है ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। एनसीएफ 2005 चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बालक को जब भी गणित पढ़ाओ उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। लेकिन प्रश्न यहाँ कुछ और है मेरे दोस्तों, यहाँ प्रश्न कुछ और है। और वो क्या है? उसने बोला ये सब काम करो, उसका एक सुंदर सा प्यारा सा चार्ट बनाओ। और जब आपको चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो आप समझ रहे चार्ट बनाना किस में आता है? चार्ट किस में आता है? चार्ट बनाना आता है प्रोजेक्ट में। आप जब भी चार्ट बनाते तो क्या मिलता? प्रोजेक्ट मिला, इस चार्ट को बना के लेके जाना है। तो मैडम जी ने कहा है कि मेरे बच्चों मुझे चार्ट बना के दो, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। यानी वो उन पेड़ों के आधार पर उन पेड़ों का चित्र बनाएंगे, उस पेड़ पर क्या फायदा है क्या नुकसान है उस चार्ट पर बनाकर लाएंगे। इसी को परियोजना, इसी को प्रायोजन, इसी को प्रायोजना, इसी को प्रोजेक्ट कहते हैं, जिनके अब्बा जान का नाम है श्री श्री किलपैट्रिक जी। किलपैट्रिक साहब ने दिया था ये आंसर। क्लियर है? तो किलपैट्रिक साहब की यही परियोजना विधि जिसका आधार पर बालक को चार्ट बनाकर प्रेजेंट करना होता है। इज इट क्लियर? यस के नो? यस ना? आगे बढ़े, एक और सवाल। चलो बढ़ते हैं एक और। तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। एक और सवाल, कक्षा 4 की एक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं का संबंध बहुविषयक समस्याओं से है? बहुविषयक का मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कौन सी है? ओके, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाओ। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न पशुओं की आयु का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, प्रकार और गोलाकार वस्तुओं का प्रयोग करते हुए डिजाइन बनाना। दी गई ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता रेखा खींचना। बहुत तेज बारिश, धापू जी के यहां बहुत तेज बारिश हो रही है। धापू जी देखो कोई अड़ोस पड़ोस में रो तो नहीं रहा है?
धापू जल्दी देखते हो कि पड़ोस में रो तो नहीं रहा है, रो रहा हो तो उसको चुप कर दो, क्योंकि अभी अभी जुबिन नौटियाल ने कहा, बी प्रैक ने कहा, अभी भी बी प्रैक ने कहा है ना, क्या कहा बी प्रैक ने, मेरा यार रो रहा है बारिश की जाए, कहीं को देखो पड़ोस में रो तो नहीं रहा है इसलिए बारिश ज्यादा हो रही हो, उसको चुप कराओ जल्दी से और सवाल पढ़ दो जिससे हमारा इंटरनेट भी आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या मिलता है, दी गई ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता रेखा खींचना। हाँ इसीलिए बोलो नेट प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है, देखो किसी को जाके चुप करा दो, भैया चुप हो जा, पूरे हमारे अड़ोस पड़ोस का, हमारे राज्य का नुकसान क्यों कर रहा है? तो एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाना, आपने बी ऑप्शन दिया है। विभिन्न पशुओं की आयु का पता लगाना, प्रकार और गोलाकार वस्तु का प्रयोग करते हुए डिजाइन बनाना, या फिर दी गई ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता रेखा खींचना। तो यहां पर हमने बात की बहुविषयात्मक, इसको अंग्रेजी में बोले तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। बहुविषयात्मक या बहु अनुशासनात्मक समस्या भी, अंतः विषयी समस्या भी इन्हीं को बोला जाता है। ये होती क्या है, इनको समझने की कोशिश करना। बहुविषयात्मक समस्या, अगर मैं गणित पढ़ा रहा हूं तो मतलब क्या है कि मैं गणित के साथ किस अन्य विषयों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, मैं मैथ के साथ किस अन्य विषयों को जोड़ रहा हूं, वही बहुविषयात्मक समस्या की प्रकृति में आता है। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता लगाना गणित का ही प्रॉब्लम है। प्रकार और गोलाकार से गणित का प्रयोग, दी गई ज्यामितीय आकृति गणित का प्रयोग, लेकिन विभिन्न पशुओं की आयु का पता लगाना, ये क्या है? ये एकदम सही जवाब। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहां कहां से सवाल आ रहे हैं, क्यों? समझो, पशुओं की आयु विषय है ईवीएस या साइंस, मतलब ये वो नहीं है अगर आप विषयों में पशुओं की आयु का पता लगाओगे तो ऐसा नहीं आप जाओगे जंगल में घूमने और जाओगे शेर भैया अपनी उम्र बता दो कितनी है, तो शायद आपकी उम्र वहीं खत्म हो जाए। मतलब ये नहीं है कि बालक वहां जाकर पूछेगा शेर भैया उम्र बता दो, हाथी चाचा मुझे उम्र बताओ, वहीं खत्म, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि शेर कितने वर्ष जीता है, बाघ कितने वर्ष जीता है ना, गधा कितना जीता है, ऊंट कितना पीता है, कहते हैं ऊंट भी पीता है, चीता भी पीता है। तो ये क्या है, ये उन विभिन्न पशुओं के चित्र के साथ, नाम के साथ उनकी आयु जो गणित में लिखी जाएगी, 8 वर्ष जीता है, 10 वर्ष जीता, जो भी इसमें उनकी एजेस होंगी। तो इसलिए विभिन्न पशुओं की आयु का पता लगाना एक बहुविषयात्मक या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। तो बढ़ता हूं आगे, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मुझे लग रहा है रखना चाहिए। ओके, तो सब कह रहे हैं तैयार हैं। सवाल ईवीएस प्लस मैथ प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, ईवीएस और मैथ प्रॉब्लम का सवाल है तो भाई इसको तो हम कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आगे। हाँ, नेट सभी क्या रुला रहा है, आपके नहीं, वो हर जगह रुला रहा है। एक और सवाल, चलो ये रहा। कक्षा 2 में पढ़ने वाली रजनी को प्रक्रिया चिन्हों में अंतर करना कठिन लगता है। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस सिंबल्स। घटाने के स्थान पर वो गुणा कर देती है, भाग के स्थान पर वो घटा कर देती है, उसे घड़ी में समय देखने में भी कठिनाई होती है। तो रजनी को क्या समस्या है? 1 श्रव्यात्मक स्मृति, क्रियात्मक स्मृति, दृश्यात्मक स्मृति या भाषा प्रक्रिया। यानी डिफरेंस बिटवीन Rajani when studying, she is not able to, she is facing problem to identify, to differentiate between the process marks. It seems difficult that instead of subtracting, she multiplies, subtract instead of division. She also has difficulty in seeing time in the clock. What is the problem with Rajani? That is audio visual memory या audio visual memory, फंक्शनल मेमोरी, विजुअल मेमोरी या फिर लैंग्वेज प्रोसेस। कोई बात नहीं है सुभाष जी, आप डेली आएंगे तो मैथ अपने आप मजबूत हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। मैथ को इतना भारी शब्द नहीं कि आपको ना समझ आए या आप उसको ना कर पाए। सो डोंट वरी, मैथ भी आपका क्लियर होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा और आपका मैथ आराम से हो जाएगा, चिंता की बिल्कुल बात नहीं। अब देखते हैं जवाब पर क्या आपकी गाज गिरती है, क्या बात मुझे आती है। ओके, हियर वी गो विद द आंसर। There are 4 options. I'm waiting for your answers. Okay, देखते हैं। देखो,
पहले समझ लो, प्रक्रिया चिन्ह यानी वो जब क्या करती है, घटाती है तो वह गुणा कर देती है, जब वो भाग करती है तो उसको क्या कर देती है, जोड़ देती है, यानी उसको सिंबल में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, उसको घड़ी में समय देखने में भी कठिनाई होती है। ऐसे 2 घड़ी बनाई मैंने यहां पर, उसने क्या काम किया, उसने कहा ओके, उसने टाइम लिखा मुझे ऐसे, ऐसे। अब उसे दोनों एक जैसे दिख रहा है, उसे दोनों एक जैसा दिख रहा है, उसे इधर वाला भी दोनों सिंबल, दोनों घड़ी एक जैसे, ये भी यहाँ पर ऐसे, तो उसे दोनों दिख रहे हैं ऐसे। या फिर अगर ऐसा ना बनाओ तो ऐसे भी बना सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये वाला सिंबल, ओके, आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, उसे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों? लेकिन ये अंतर है ना, यहाँ 10 बजने में या 11 बजने में 10 मिनट है, यहाँ 12 बजने में 10 मिनट है, अंतर है दोनों टाइम में, तो उसको प्रॉब्लम होती है देखने में। तो आप समझ रहे हो सवाल का मीनिंग क्या होना चाहिए, यानी उसे प्रॉब्लम क्या है, वो इसको प्लस समझ लेती है, विजुअल में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, देखने की समस्या है, इसलिए वह एक दृश्यात्मक स्मृति की प्रॉब्लम से जूझ रही है। विजुअल डिफिशियंसी ने, विजुअल मेमोरी उसकी वीक है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, बात समझ में आ गई? बहुत ही खूबसूरत जवाब। तो लाइक वाइक करते रहो जल्दी से और आगे बढ़ते रहो। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, तेजी के साथ, बिना किसी रुके, बिना किसी झुके आंसर दीजिएगा आप। तैयार? कमर कस ली ना? एक और सवाल, चलो। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की प्रश्नों को हल करने और अपने के लिए सही विधि का चयन करने का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उचित निर्देश कौन सा है? यानी विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल करना है और अपने हल के लिए सही विधि का चयन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सबसे उचित निर्देश कौन सा है? एक नोटिफिकेशन, दिगंबर जी, नोटिफिकेशन का हमने चैनल पर अपडेट भी कर दिया है। अभी तो यही है, जो अज्ञात सूत्र हैं उनके अनुसार ये पता चला है कि जून के अंत में या फिर जुलाई के में मिड तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ओके, तो समस्याओं को समझता है और सही विधि का चयन करता है और उसे प्रयोग कर हल करता है। समस्या की भाषा को समझना और प्रयोग की जाने वाली विधि की पहचान करना, समस्या को समझना और हल करना, समस्या को सही तरीके से हल करना। तो यहां तो आपको पता है, बहुत बढ़िया। यानी बालक कक्षा 3 का है, प्रश्नों को हल करने और अपने हल के लिए सही विधि का चयन करने के लिए सबसे उचित निर्देश कौन सा है? समस्या को समझता है, सही विधि का चयन करता है और उसे प्रयोग करके हल कर सकता है। समस्या की भाषा को समझता है और प्रयोग की जाने वाली विधि की पहचान करता है। बहुत बढ़िया जवाब, बी एकदम सही जवाब है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? समस्या को समझता है। समस्या को कब समझेगा? जो समस्या की भाषा को समझता है, क्योंकि समस्या तो तभी, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम गणित की भाषा पर डिपेंड करती हैं। गणित की भाषा, मैं यहाँ हो जाता हूँ, दिख रहा है ना, गणित की भाषा पर डिपेंड करती हैं। और गणित की भाषा क्या होती है? वह भाषा जो बालक गणित करते समय आसानी से अचीव कर लेता है, उस भाषा को गणित की भाषा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सवाल में यही था। तो बालक क्या कर रहा है? मूल्यांकन करने के लिए क्या निर्देश होगा? जब आप बच्चों को अपने हल के लिए सही विधि चूज करने के लिए बोलेंगे तो समस्या की भाषा को समझना और प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी उसको समझना, एकदम सही जवाब है। और यहां पर घनघोरिया, घनघोरिया जी डी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो बहुत छोटे से ऑप्शन हैं। एक और सवाल, बढ़ते हैं। पहले लेग बहुत बढ़िया। सबसे पहले भाषा को समझता है बच्चा। आंकड़ों के निरूपण और उनकी व्याख्या की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? आप डेटा इकट्ठा करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन इज नॉट द मेथड एप्रोप्रिएट मेथड, विच वन इज नॉट द एप्रोप्रिएट मेथड, ये आपको बताना है। सवाल आपके सामने। परियोजना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट, अखबार की रिपोर्ट बोलते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट, सर्वे को सर्वे बोलते हैं, चर्चा को डिस्कशन बोलते हैं। इनमें से कौन सा आंकड़ों के निरूपण, डेटा रिप्रेजेंटेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उचित नहीं होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। ऑप्शन ABCD आपके सामने लिखे हैं और देखता हूं जवाब क्या मिलता है। ओके, डन। ओके, वेरी नाइस, अच्छा जवाब आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है, दैट्स वेरी नाइस। तरीके से जवाब दे रहे हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से माहौल बना रहेगा तो जवाब आते रहेंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन मिल रहा है, चर्चा। देखो,
अगर हम आंकड़ों का, डेटा का एनालिसिस करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटा रिप्रेजेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन वो चार्ट के माध्यम से हो सकती है। आप बच्चा खुद मार्केट में जाके सर्वे करे, स्कूल से बाहर निकल के सर्वे करे, उसमें हो सकता है। आप पेपर की रिपोर्ट में डेटा इकट्ठा हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन में कोई भी डेटा की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। डिस्कशन में अपने अपने विचार रखे जाते हैं। मैं अपना विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगे, हर कोई व्यक्ति अपने अपने विचार रखेगा और उन्हीं विचारों के माध्यम से डेटा का निरूपण नहीं होता। डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। आप पेपर की रिपोर्ट से आपको डेटा मिल सकता है, सर्वे से मिल सकता है, लेकिन चर्चा से नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों का जवाब मिला है, मुझे बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया है, दैट्स वेरी नाइस, अच्छा आंसर था। एक और सवाल, 3-4 अंकों की संख्या को हासिल और पुनः एकत्र सहित जोड़ना और घटाने की कक्षा 3 के विद्यार्थियों की क्षमता का मापन करने के लिए सबसे अच्छा निर्देश कौन सा है? ए, विद्यार्थी 2 संख्याओं को सही तरीके से जोड़ सकते हैं, वे हासिल के साथ 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं, पुनः एकत्र सहित 3 से 4 अंकों की संख्याओं को जोड़ सकते हैं, 3 से 4 अंकों की 2 संख्याओं को बिना किसी गलती के पुनः एकत्र करके साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, डिस्कशन में बस चुगली होती है, डिस्कशन में बस चुगली होती है ना। ओके, डी इज द राइट ऑप्शन। क्या बात है, यहां आनंद शर्मा का आंसर डी डी डी, बहुत बढ़िया से जवाब। देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। जब आप 3-4 अंकों की संख्याओं को हासिल और पुनः एकत्र सहित जोड़ने की बात करते हैं, उनको हासिल और उसके साथ सबको एक साथ जोड़ना की बात करते हैं और घटाने की बात करते हैं, तो विद्यार्थी की क्षमता, आप बच्चे की क्षमता को मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं बच्चे की कैपेसिटी का, नोट उसका इवेल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्षमता का मापन कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा निर्देश, सबसे अच्छी डायरेक्शन क्या होगी मापन करने की? ओनली मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं तो हमेशा मैं क्या कहता हूं, भाई ये रहा सवाल, सबको सही सही करना है। आपके टीचर भी ये कहते थे, भाई ये रहा सवाल, आप सबको सही से करना है, गलत नहीं होना चाहिए, ये बोलते थे ना। तो वही मैं बोलता हूं कि भाई 3-4 अंकों की 2 संख्याओं को बिना गलती के जोड़कर मुझे कौन दिखाएगा, यही तो मैं निर्देश दूंगा। तो दिस स्टेटमेंट गिवन बाय टीचर टू हिज स्टूडेंट, कि भाई कौन जोड़ के बताएगा, इसलिए गलती के बिना ही आप इसमें बोलेंगे। एकदम सही जवाब है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके जवाब में, आपका जवाब हो चला है लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ, ये रहा। नीचे दी गई आकृति विद्यार्थियों में से निम्न में से क्या समझाने में सहायता करती है? द फिगर बिलो हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग? परावर्तन दैट इज रिफ्लेक्शन, आवर्तन मीन्स रोटेशन, सर्वांग क्षमता मतलब कॉन्ग्रेंसी, स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर। यहां तो क्वेश्चन का जवाब देखते ही बन रहा है आप लोगों का, क्या बात है। तेजी से उतराना चाहिए भाई, बिना किसी देरी के। कहां सोए हो शेरो, उठो जागो दहाड़ो, और बाकी लोगों को भी बुलाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? बाकी लोगों को भी बुला के लाओ तभी तो बात बनेगी, ऐसे कैसे चलेगा? तेजी तेजी से बुलाओ सबको और शुरू करो कहानी, तभी तो बात बनेगी। ओके, देखते हैं। देखो ये एफ है, अगर मैं इस एफ को आपको ऐसे समझाऊं, ये मैंने एफ था, ये मैंने यहां पर दर्पण लगा दिया। अब ये दर्पण क्या करता है? ये दर्पण क्या करता है? आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने आप को निहारते हैं और बोलते हैं चांद जैसा चेहरा मेरा, चांद जैसा चेहरा। कहां से पता लगता है? ये वाले भैया ही तो बताते हैं। इसीलिए जब आप आईने में, आप दर्पण में अपने सुंदर से मुखड़े को देखते हैं, तो देखते ही आपकी जो छवि बनती है वो क्या होती है? आप जैसे देखते हैं शीशा भी आपको ऐसे ही देखता है, यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ओके, कोई बात नहीं अजय, यू कैन लीव। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो परावर्तन है यही है रिफ्लेक्शन। जो एफ अपने आप को देख रहा है उसको वैसा ही वो दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है?
F इज इक्वल टू, जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है, आवर्तन को बोलते रोटेशन। F ऐसे हो जाता, F खड़ा था, सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, ऐसे घूम जाता तो आवर्तन रोटेशन होता। अगर बोलते सर्वांग क्षमता तो एक जैसी आकृति जो हम लगाते हैं, दैट इज ट्रायंगल्स में हम ढूंढते हैं सर्वांग क्षमता का नियम, और स्थानांतरण ट्रांसफर, यानी इस आकृति को एज इट इज इधर भेज दो तो ऐसी रहेगी। तो राइट ऑप्शन था परावर्तन, रिफ्लेक्शन, जो आपके सुंदर सुंदर चेहरे पर सुबह सुबह आप देखते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब। एक और सवाल, रूना ने 354 में 89 जोड़ने के लिए कहा जाता है। रूना से कहा जोड़ के बता दो, वह इसे इस प्रकार जोड़ती है, ऐसे 354/89, उसने जोड़ा 4 4 9 5 14 का 4 8 3 11 और 1 12, उसने ऐसे जोड़ दिया। अब क्या हुआ, उसकी समस्या क्या है? रूना ने संख्याओं को लापरवाही से लिखा है और स्थानीय मान का ध्यान नहीं दिया, उसके काम में सटीकता की कमी है, संख्याओं को स्तंभ में लिखते समय रूना को आधारभूत संख्या संबंधित तथ्यों की समस्या है, या फिर रूना दृश्यात्मक प्रक्रिया नहीं कर सकती। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तेजी से बताइएगा मुझे जवाब, जिससे कि आपके उत्तर हो जाए कुछ खासम खास, और बनी रहे बात, उत्तर आए आपके एकदम बढ़िया बढ़िया और झकास झकास। तो यहां पर जवाब बड़े हैं, सवालों के जवाब बड़े हैं, तेजी के साथ मुझे आपके जवाब मिल रहे। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब आप लोगों का मिला है साहब। तो देखते हैं आपका जवाब क्या होता है। ओके, वेरी नाइस। बी सी बी ए सब ने एक बताया, देखो समझ लेना। बालिका ने गलती क्या की, 3 5 4 में 89 को जोड़ना था, तो 89 यहां लिखना होता ना उसको ऐसे, तो 9 और 4 13, 8 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 ऐसे जोड़ दी। उसने क्या काम किया, उसने जोड़ते समय इस चीज को ऐसे उधर से ना जोड़ करके, इकाई को इकाई में ना जोड़ करके इधर से जोड़ दिया, और जोड़ा सही, देखो जोड़ा एकदम सही है। 4 का 4, 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12। तो उसने आधारभूत तथ्य की गलती नहीं की है, क्योंकि उसने जोड़ा तो सही है समझ रहे ना, जोड़ा तो उसने एकदम सही है, पर उसने लिखने में गलती की है, तो उसके काम में सटीकता की कमी है। उसका रीजन क्या है कि संख्याओं को स्तंभ में लिखते समय उसने संख्याओं को स्तंभ में नहीं लिखा, इकाई वाले कॉलम में इकाई को नहीं लिखा, दाएं वाले कॉलम में दाएं को नहीं लिखा, सैकड़े वाले कॉलम में सैकड़े को नहीं लिखा। ये प्रॉब्लम हो गई है रूना को। इज इट क्लियर? चलो बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप, और समझ में भी आपको आया, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ आपका रुझान करता हूं। क्वेश्चन नंबर 93। सलीम ने गुणांकित प्रश्न को इस प्रकार हल किया, ऐसे 128 में 8 की गुणा 5 6 4 4। उसका पहला चरण सही दिखाई देता है, देखो 8 8 64 का 4 कहां से लगे 6। उसने कहां गलती की, 8 दूनी 16 और 6 22 आना चाहिए था, 4 लग दिया उसने। 8 एकम 8 और 10 आना चाहिए, इसने गुणा गलती कर दी। मतलब अब उसने गलती कहाँ की है, सवाल ये है। उसे पहाड़ा अच्छी तरह से याद नहीं, उसे 8 का पहाड़ा याद है, लेकिन उसने ध्यान से काम नहीं किया। उसने गुणा करने से पहले हासिल को जोड़ दिया। सलीम को आधारभूत तथ्यों को समझने की समस्या है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या है, बच्चा है कि क्या है, उसका कहां उसने क्या गलती की, सवाल आपको ये बताना। तो देखता हूं मैं आपका जवाब क्या आएगा, कौन सी गलती उसके द्वारा हुई ये आपको बताना है। ओके, तो यहां पर डी ऑप्शन मिल रहा है। उस सलीम में हो मतलब सब गलती आधारभूत तथ्य की गलती मान लो। अफसोस, ये गलत जवाब है। डी इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, डी नहीं होगा। कैसे समझते हैं, सवाल को ध्यान से समझना। उधर दिख रहा ना आपको सवाल, देखो 8 8 64 का 4 कहां से लगे 6। उसने क्या काम किया, उसने पहले इन दोनों को जोड़ा, देखो 6 और 2 8, 8 8 64 का 4 कहां से लगे 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 8 7 56। उसने ऐसे सवाल किया है, गुणा सही किया उसने। दोबारा देखो उसने सवाल कैसे किया, मैं फिर बता देता हूं।
1 to 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो उसने कहा 8 8 64 का 4 कहाँ से लगे 6, तो उसने पहले 6 में 2 में 6 जोड़ दिया 8। अब 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6 और 8 एकम 8 और 6 8 7 56। तो उसने क्या काम किया, उसने गुणा करने से पहले हासिल को जोड़ दिया, इसलिए उसका उत्तर गलत आया। बात समझ में आई? तो पेडागोगी के सवाल कुछ इस तरह से निकलते हैं जो आपको परेशान तो करते हैं, लेकिन आपने कहा ना हल्की सी सावधानी हटी और आपके प्रश्न पर घटना घटी और उत्तर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर को सही करना है, समझना है। अभी सवाल समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को, क्या मीनिंग था? आधारभूत तथ्य की तरफ जब होती है वो सही से गुणा ही नहीं कर पाता, उसने गुणा तो सही की है 8 8 64, पहाड़ा सही पढ़ा है तो उसे पहाड़ा तो आता है, ठीक है ना, हासिल भी सही लगाया है, तो यानी बेसिक एरर तो नहीं है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को 20 तक की गिनती के लिए खाली स्थान भरने का कार्य दिया गया है। इस कार्य के लिए मापन का निर्देश क्या होना चाहिए? विद्यार्थी 20 तक की संख्याओं में खाली स्थानों को भर सकते हैं। बी, बिना किसी गलती के 20 तक गिनती गिनते हुए सभी अंकों को भर सकते हैं। 20 तक सभी संख्याओं को लिख सकते हैं या सभी खाली स्थानों में संख्याएं भर सकते हैं। चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का तेजी के साथ। क्या होगा जवाब? लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो जवाब मिलने लगे हैं, क्या हो गया? हाँ, हासिल जोड़ दिए, बहुत अच्छा। शुरू हो जाओ जल्दी से, बताओ मुझे क्या इसका आंसर है। ओके, देख रहे हैं जवाब आ रहे हैं खास बी ऑप्शन आप लोगों के मिल रहा है। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, शायद आपको याद होगा, है ना, ये मैंने बताया भी होगा। ओके, लेट्स सी। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, एक मिनट, ओके, ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। समझो, कक्षा 1 का विद्यार्थी है, मैं क्या कहूंगा, जब भी मैं किसी बालक को निर्देश दूंगा, जब भी मैं किसी बालक को कोई निर्देश दूंगा और बोलूंगा कि भाई ये सवाल कर, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं हमेशा उसको बोलूंगा भाई सही सही करना, जो भी करना। तो जब भी आप किसी बालक को निर्देश देते हैं तो आप हमेशा ये मानते हैं कि वो सवाल को सही से, उचित तरीके से, उचित ढंग से करे। तो जब भी देखेंगे तो बिना किसी गलती के हम ये कहेंगे कि 20 तक की गिनती लिखनी है, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बोलते हैं ना, जब बच्चे को आप बोलते हैं तो यही तो बोलते हैं भाई बिना किसी गलती के लिखना है तुम्हें, है ना। तो याद रखिएगा, बिना किसी गलती के एकदम सही जवाब है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक अध्यापक किस प्रकार से निम्न पैटर्न की व्याख्या कर सकता है निम्नलिखित में से? ओहो, सवाल में आकृति गायब है, रुक जाओ। ओके, देखते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से गणितीय मकड़ी के रूप में वाले प्रश्नों को हल करने के लिए कहा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दी गई संख्या के गुणनखंड बनाने की अवधारणा को बल देना, विद्यार्थियों का संकलनात्मक मूल्यांकन करना, अपनी गणितीय कक्षा को आनंददायक बनाना, या फिर विद्यार्थियों की गुणा की क्रमचयी विशेषता को समझने में सहायता करना। इनमें से कौन सा सही जवाब है? ए, बी, सी या डी? ये है एक गणितीय मकड़ी, जिसको पता है वो उत्तर जरूर देगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? सब ने दिया है डी, डी भी मिला है भाई मुझे, बी भी मिला है मुझे। 95 का बताओ, 95 का डी, सबने डी का है, क्योंकि बड़ा तो यही है ना सबसे, है ना। चलो, अगर मैं इसको डी क्रॉस कर दूं कि डी इसका सही जवाब नहीं है, देन कौन सा जवाब होगा? मैंने कहा डी इसका सही जवाब नहीं है, तो ए होना चाहिए था। चलो, बहुत अच्छी बात है, ए बताया मुझे, अब ए होना चाहिए। चलो धापो, अगर मैं ए को भी गलत कर दूं तो अब इनमें से कौन सा सही होना चाहिए?
अगर मैं ए को भी लाइफ लाइन 50-50, अगर मैं ए को भी खत्म कर दूं तो कौन सा रंजना, मैंने ए भी हटा दी, अब कौन सा होना चाहिए? सभी लोग सोचो सोचो, जवाब दो तेजी के साथ। ओके, द्रौपदी, बी, चलो बी, बहुत बढ़िया, बी जवाब दिया है। अच्छा, अगर मैं बी को भी गलत कर दूं तो कौन सा होना चाहिए? अब तो एक ही बचा है, सी, जो मैं दे देता हूं। सी इज द राइट आंसर। बताते हैं दापू, अभी बताते हैं गलत क्यों हुआ है आपका जवाब। अच्छा, आज से पहले आपने कभी ये गेम पढ़ा है, गणितीय मकड़ी के बारे में सुना है? मैथमेटिक्स स्पाइडर सुना है? नहीं सुना होगा, है ना? बता देता हूं। गणितीय मकड़ी एक खेल है, इट्स ए गेम। क्या है? इट्स ए गेम। गणितीय मकड़ी एक गेम होता है जिसको मैथमेटिक गेम है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो पूरा पेट है ना, वो पेट किसी नंबर से भरा होता है, जैसे ये भर गया 24 से। इसके साथ साथ अब 8 गुणा 3 24, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चे? यहाँ 3 लिख देगा, 3 8 24। इससे क्या हो रहा है? ए गुणा बी, बी गुणा ए, क्रमचयी संचयी प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। ओके ओके, इसके बाद देखो 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 24, 12 दूनी 24, 2 गुणा 12 24, 24 गुणा 1 24 और 1 गुणा 24 24। तो ये मकड़ी एक गेम है और इस गेम को कहा जाता है गणितीय मकड़ी। अब आप सोच रहे हो कि जवाब क्यों नहीं था वो हमारा वाला, उसको समझ लो। गणितीय मकड़ी एक गेम है और एनसीएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनसीएफ की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी गणितीय खेल और मनोरंजनात्मक पहेलियां हैं, समझ रहे हो ना, जितने भी एंटरटेनिंग पजल्स, जितने भी मैथमेटिकल गेम्स हैं, उनका उद्देश्य बालक की रुचि को बढ़ाना या आनंददायक बनाना होता है। कुछ याद आ रहा होगा आपको शायद। जितने भी मैथमेटिक्स के गेम्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स में पजल्स हम बच्चों को सिखाते हैं, उन पहेली और पजल्स का एक पर्पस होता है, वो जो एनसीएफ ने डिफाइन किया है कि गणितीय पहेली या गणितीय खेल मनोरंजनात्मक वातावरण पैदा करने के लिए किए जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसका जवाब ये था। हालांकि ए बी सी, इससे जो रिजल्ट आउट होगा वो 3 होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो आपको ये चीज याद रखनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा, मजा आ गया क्वेश्चन में, बहुत अच्छा लगा आपको। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं छोड़नी है। ओके, तो बात समझ में आई। आज के सवाल आपको अच्छे लगे? सभी लोगों को अच्छे लगे हों तो भाई मुझे एक बार बता दो और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, और ऐसे ही बेहतरीन सवालों के लिए आप मुझसे लगातार जुड़े रहें। आपको बता दूं, अभी आप लोगों को लगातार मैं इस तरह की क्लास देता रहूंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर कर दो फॉलो, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच।